हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको केमिस्ट्री क्लास सेंटर केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन का पार्ट 2 कराने जा रहे हैं। पार्ट 1 हमने आपको करा दिया था और पार्ट 1 में हमने आपको बताया कि विलयन क्या होता है और विलयन की सांद्रता ज्ञात कैसे करते हैं। उसमें कुछ हेडिंग हमने आपको बताई थी, भार प्रतिशत हुआ, ग्राम प्रति लीटर हुआ। अब जो हम आपको बताएंगे वो आपको हम जो पार्ट 1 कराया था उससे नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2। तो जो हमने आपको एक हेडिंग कराई थी पार्ट 1 में मूलरता, उसके बाद आता है मूलरता। देखो मूलरता और मूलरता दोनों इम्पोर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं मूलरता होती क्या है। जैसा हमने बोला 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मूलरता कहते हैं और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। हम आपको समझाते हैं, जैसे कोई भी विलयन है और उस विलयन की जो मात्रा है वो 1 किलोग्राम है। तो हमने आपको बताया था जो विलयन होता है, विलयन में 2 पार्ट होते हैं, एक तो विलेय होता है, एक विलायक होता है। जब विलेय और विलायक दोनों होते हैं उसमें, तो देखो विलायक क्या होता है, विलायक जिसकी अधिक मात्रा हो वो विलायक होता है। विलेय क्या होता है, जिसकी कम मात्रा हो वो विलेय होता है। जब कोई भी विलायक हमारे पास उपस्थित है, उसकी जो मात्रा 1 किलोग्राम है और उसमें कोई भी चीज़ मिली हो, तो जो चीज़ मिली होती है उसमें जिसकी उसकी जो मात्रा होती है, क्या होती है, मात्रा। विलायक भाई जो मात्रा होती है तो उसे निकाल लेते हैं, जिसकी मात्रा होती है वो जो मात्रा होती है वो उसकी मूलरता कहलाती है। जैसे फॉर्मूला बनता है मूलरता बराबर विलय की मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में। देखो विलय के मोलों की संख्या तो आप जानते ही होंगे, विलायक का भार अभी हमने आपको बताया कि विलायक यदि यहाँ होता है विलयन का भार तो पूरा सॉल्यूशन होता है। विलायक की मात्रा कैसे निकालेंगे, जैसे कोई भी विलयन हमारे पास हो तो उस विलयन में से जो चीज़ मिली होगी उसकी मात्रा को माइनस कर देंगे तो विलायक का भार आ जाएगा। उसके बाद जब विलय के मोलों की संख्या यहाँ पे दे रखी है तो इसका जो हम पूरा फॉर्मूला बनाएंगे वो बनेगा मूलरता बराबर विलय का भार अपॉन विलय का अणु भार अपॉन विलायक का भार ग्राम में अपॉन 1000। अब देखो विलय के मोलों की संख्या विलय का भार अपॉन विलय का अणु भार अपॉन विलायक का भार ग्राम में अपॉन 1000। हमने यहाँ पे 1000 क्यों किया, क्योंकि जो विलय का भार है वो भी तो ग्राम में होगा। जब विलय का भार ग्राम में होगा तो विलायक का भार भी किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। तो जब ग्राम में होगा तो क्या करेंगे, केजी 1000 ग्राम होते हैं तो 1000 का हमने इसमें क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। उसके बाद यदि मान के चलो आपके पास कुछ कंडीशनें दे रखी हों, जैसे कंडीशन दे रखी है विलय का भार और विलय का भार यहाँ पे दे रखा है स्मॉल w ग्राम। देखो स्मॉल w डैश ग्राम दिख रहा है, दिख रहा हो, और विलय का अणु भार m डैश और विलायक का जो द्रव्यमान या भार एक ही बात होती है, उसको दे रखा है w ओनली। तो विलय का w डैश है और इसका w है, तो मूलरता में ज्ञात करनी है। जब हम मूलरता ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला अभी हमने जो बनाया हम क्या करेंगे, m इजकल टू w डैश अपॉन m डैश अपॉन w इंटू 1000 और w डैश अपॉन m डैश अपॉन w इंटू 1000 हो गया। अब मान के चलो, अब देखो अपॉन, देखो अपॉन से ऊपर भी एक और अपॉन लगा हुआ है तो उसको हम हटाएंगे, तो m इजकल टू w डैश इंटू 1000 अपॉन m डैश इंटू w बनेगा, नहीं बनेगा। अब ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें बोर्ड के पेपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, लेकिन क्वेश्चन आते किस प्रकार से उन्हें हम देखेंगे। तो उन्हें हम देखने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, क्वेश्चन आता किस तरीके से। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, तो चीनी के सीरे की मूलरता क्या होगी। अब जैसे कोई भी चीनी का सीरा है, चीनी का सीरा जानते हो क्या होता है, चाशनी। जब चीनी को पानी मिला के गर्म किया जाता है तो चीनी का सीरा बनता है।
अब उस चीनी के सीधे में चीनी की हमें मोलदता फाइंड करनी है। तो भाई सबसे पहले चीनी उसमें मिली होगी, तो हमें क्या करना, चीनी की मात्रा ही तो हमें ज्ञात करनी है, मोलदता ज्ञात करनी है ना। तो सूत्र हमने आपको एक सूत्र बताया था, हम जानते हैं सूत्र से, m इजकल टू डब्ल्यू डैश अपॉन एम डैश अपॉन 1000 इंटू डब्ल्यू। हमने यहाँ पे क्या किया, थोड़ी चेंज कर दी, डब्ल्यू इंटू 1000 लिखा हुआ था, हमने क्या कर दिया 1000 इंटू डब्ल्यू कर दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद आप देखोगे जो क्वेश्चन में चीज़ें दे रखी हैं उन्हें नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, तो आपने देखा कि जो क्वेश्चन में दे रखा है, सबसे पहले डब्ल्यू डैश दे रखा है, डब्ल्यू डैश उसने दे रखा है क्वेश्चन में, डब्ल्यू डैश कितना दे रखा है उसने, देखा 34.2 ग्राम दे रखा है। भाई डब्ल्यू डैश क्या होता है, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा किसने दे रखी है उसने 34.2 ग्राम, एक चीनी की मात्रा कितनी है 34.2 ग्राम। उसके बाद एम डैश, एम डैश अणुभार होता है। अणुभार हम कैसे निकालते हैं, तो कोई भी चीज़ मिली हो, कोई भी पदार्थ हो, या चीनी हो, ग्लूकोज हो, कुछ भी हो, सोडियम क्लोराइड हो, तो उसमें तत्व उपस्थित होते हैं, उनके परमाणु भारों को जोड़ने के बाद जो परमाणु भार निकल के आता है वो उनका एम डैश होता है, अणुभार होता है। जोड़ने के बाद जो भार निकल के आता है वो उनका क्या होता है, अणुभार होता है। जैसे हमने एम डैश, हमने देखा चीनी मिली हुई है, तो हमने देखा चीनी में कार्बन के 12 अणु होते हैं, H के 22 होते हैं और O के 11 होते हैं। जब भाई O के 11 होते हैं, अब हम क्या करेंगे, इनके जो परमाणु भार है उनकी संख्याओं को अलग अलग नोट करेंगे। तो हमने देखा कार्बन के 12 इंटू 12 प्लस के H का 1 होता है 1 इंटू 22 प्लस का O का 16 होता है 16 इंटू 11। तो 12 इंटू 12 किया 144 प्लस 22 इंटू 1 किया तो 22 प्लस 16 इंटू 11 किया तो 176। उसका जब इन्हें मैं ऐड कर दिया तो 342 आ गया। तो एम डैश कितना आ गया 342। उसके बाद जब स्मॉल डब्ल्यू हम निकालेंगे, तो हमने आपको बताया जब विलायक का बार हम निकालेंगे तो जो पूरा विलयन है हमारा, पूरा विलयन, उसमें से विलय की मात्रा को घटा देंगे। तो हमने यहाँ पर विलय की मात्रा को घटा दी, तो हमने देखा 214.2 माइनस का 34.2 तो कितना आ गया 180.0 आ गया। उसका जब 180.0 आ गया तो फॉर्मूला हम जानते ही हैं, हमने इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो जब हमने इसको फॉर्मूला में पुट किया तो क्या हुआ, m इजकल टू 34.2 इंटू 1000 अपॉन 342 इंटू 180। जब 180 किया तो 0 से 0 कट हो गया। उसके बाद क्या हुआ 342 इंटू 100 अपॉन 342 इंटू 180। अब आपका हो गया जो 34.2 है ऊपर, तो यहाँ 342 कह सकते हैं। हमने क्या किया, उस दशमलव को हटाया और जो हटा रहे एक नीचे 0 लगा दी, तो वहाँ पे 180 हो गया। और 342 से 342 कट गया, 0 से 0 कट गया, बचा क्या 10 अपॉन 18। उसके बाद आपने देखा भाई 10 भी डिवाइड हो गया, 10 2 से डिवाइड हो गया 5 बार, 18 भी 9 से डिवाइड हो गया। तो 9 का इसमें डिवाइड किया तो m इक्वल टू 0.5 आ गया। ये क्या निकले हैं, मोलदता। ये क्या हो गई, मोलदता। मोलदता के बाद आता है फिर मोल प्रवास। ये भी अपने आप में मेन होता है। मोल प्रवास होता क्या, डेफिनेशन आपको नोट करनी है। किसी विलयन में उपस्थित विलय अथवा विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्रमशः विलयन में विलय अथवा विलायक का मोल प्रवास कहते हैं। इसे फ्रैक्शन, या तो फ्रैक्शन बोल लो या ताई बोल लो, इसे ताई से प्रदर्शित करते हैं यदि किसी विलयन में ए तथा बी अवयव उपस्थित हैं तो। अब समझाएं, देखो मोल प्रवास क्या होता है, जैसे कोई विलयन है, अब कोई भी विलयन होगा तो हमने बताया विलयन के 2 पार्ट होते हैं, एक तो विलय होता है, एक विलायक होता है। जब कोई भी विलयन होगा तो उसके 2 पार्ट हो गए, विलय और विलायक हो गए। होने के बाद अब उसमें कोई भी चीज़ मिली हुई है, या तो विलय मिला है या विलायक मिला है, या तो चीनी मिली हुई है या पानी मिला हुआ है, दोनों की मात्रा होगी। जैसे पानी में चीनी मिलाई तो एक सॉल्यूशन बन गया, विलयन बन गया। और दोनों की मात्रा हम देखेंगे अलग अलग है। जब दोनों की मात्रा हम देखेंगे वहाँ पे अलग अलग है, तो हमें जब जैसे हमने एक विलयन मान लिया जिसमें 2 चीज़ें, एक तो ए हो गया एक बी हो गया। अब हमें क्या करना है, मोल प्रवाह निकालना है।
तो जब हम मोल प्रवाह निकालेंगे तो क्या होगा, ए का मोल प्रवाह। अब देखो ए का मोल प्रवाह निकाल रहे हैं तो हमने फ्रैक्शन का निशान लगाया, नीचे ए लगा दिया, तो क्या होगा, ए के मोलों की संख्या अपॉन में क्या होता है, जिसका मोल प्रवाह निकालते हैं उससे तो ऊपर लिखते हैं। अपॉन में क्या होता है, जो पूरे विलयन में मिली होती है उन चीज़ों को ऐड कर देते हैं, उनके मोलों की संख्याओं को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे हमने लिखा ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या, तो फ्रैक्शन ए इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन। यहाँ पे एक स्मॉल एन है, एक कैपिटल एन है। स्मॉल एन क्यों ली गई, क्योंकि एक तो विलय का वार है, और कैपिटल एन क्यों ली गई, क्योंकि विलायक के मोलों की संख्या, एक तो विलय के मोल है, एक विलायक के मोल है, तो दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए हमने एक स्मॉल एन ली और एक हमने कैपिटल एन ली। उसके बाद हम हमेशा जानते हैं कि कोई भी विलयन उपस्थित होगा उसमें जो भी घटक मिले हुए होंगे उनके प्रवाहों को यदि जोड़ दिया जाए तो उनका जो ए होगा हमेशा एक आएगा। कितना आएगा, एक। वो कैसे, देखो जैसे सबसे पहले सपोज करो हमने ए का मोल प्रवाह निकाला, तो फ्रैक्शन ए इक्वल टू एन ए, भाई ए का निकाल रहे हैं तो एन ए ऊपर आएगा ना, जिसका निकालते हैं उसे ऊपर लिखते हैं अपन एन ए प्लस एन बी, कॉमा ऐसे फ्रैक्शन बी का निकालेंगे तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों के मूल प्रवाहों को जोड़ देंगे, तो फ्रैक्शन ए प्लस फ्रैक्शन बी इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी एन ए प्लस एन बी। अब हमने एलसीएम लिया, एन ए प्लस एन बी एलसीएम आ गया, तो वहाँ पे हमने देखा एन ए तो है एन बी नहीं है, तो एन ए लिख दिया हमने वहाँ पे, प्लस यहाँ पे देखा हमने एन बी तो है एन ए नहीं है, तो एन ए यहाँ पे नोट कर दिया, एन बी वहाँ का नोट कर लिया, तो ऊपर बन गया एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो जब दोनों को डिवाइड किया तो एक बार हो गया, तो फ्रैक्शन ए प्लस फ्रैक्शन बी इक्वल टू एक। तो यही हमने सिद्ध किया था कि कोई भी विलयन हो, उस विलयन में जो घटक मिले होंगे उनके जो मूल प्रवाह होंगे उनका मान हमेशा एक होगा। उसके बाद इसका मोल प्रवाह के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है हेनरी का नियम। एक साइंटिस्ट हुआ था, हेनरी हुआ था, उस हेनरी ने क्या किया कि कोई विलायक लिया, गैस का लिया, और उसने देखा कि उसके विलयता में और दाम में कोई संबंध था। उस संबंध को स्थापित करने के लिए एक नियम दिया था जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। डेफिनेशन लिखनी है आपको। सर्वप्रथम गैस के विलायक में विलयता तथा दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध हेनरी ने दिया, इसे हेनरी का नियम कहते हैं। इसके अनुसार और जो संबंध दिया था उस संबंध में क्या बताया था कि स्थिर ताप पर विलायक के प्रति एकाक आयतन में घुला गैस का द्रव्यमान विलयन के साथ साम्य अवस्था में गैस के दाब के समानुपाती होता है। यदि विलायक की इकाई आयतन में विलय गैस का द्रव्यमान m प्लस साम्य दाब P है, तो उसने क्या बोला कि कोई भी विलायक हो उसका जो द्रव्यमान होगा उसमें जो प्रेशर लग रहा होगा वो उसके समानुपाती होगा। तो हम बोलेंगे m समानुपाती P। m यहाँ पे जो लिया गया है वो विलायक का द्रव्यमान लिया गया है, और जो P है यहाँ पे प्रेशर। अब हमने आपको बताया जब किसी भी समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो कोने को नियतांक लेना पड़ता है। तो m इक्वल टू के पी, जहाँ के एक स्थिरांक है, के क्या है यहाँ पे एक स्थिरांक। उसके बाद देखो m इक्वल टू के पी हो गया जहाँ के एक स्थिरांक है। अब सपोज करो जो यदि वो गैस है और उसका यदि हमने मान लिया जो आंशिक दाब P हो गया, और जो उसके मोल अंश है, जो मोल अंश की जो संख्या वो फ्रैक्शन हो गया, ताई हो गया। तो डेफिनेशन क्या होगी, यदि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश ताई के समानुपाती होता है, तो क्या होगा P समानुपाती फ्रैक्शन। तो P इक्वल टू के एच। भाई H क्यों लिया, संकेत नियतांक के नीचे H क्यों लगाया हमने, H हेनरी, साइंटिस्ट था हेनरी इसलिए H लगाया। तो के एच इंटू फ्रैक्शन, तो के एच इक्वल टू P अपॉन एक्स, सॉरी P अपॉन फ्रैक्शन या ताई, जहाँ के एच एक स्थिरांक है जिसे हेनरी नियम स्थिरांक कहा जाता है। आपको बहुत ही इस वीडियो में जो आपको बताया गया है वो नियम बताए गए हैं, हेनरी, मोल प्रवाह और मूलता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, क्योंकि ये 100% बोर्ड के पेपरों में आते हैं। तो आप सभी बच्चों से
यह कहना है कि आप सभी बच्चे इन्हें नोट बना लें, अपनी फेयर कॉपी में कर लें। इसके बाद इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, और उसके बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप अगली वीडियो देख सकें। ठीक है, इसके साथ ही थैंक यू ऑल स्टूडेंट।